गवाहों के नाम शामिल है। 12 दिसंबर को मामले पर अगली सुनवाई होगी। अंकिता हत्याकांड केस में 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इसमें 100 गवाहों के नाम और 30 से ज्यादा दस्तावेज के साक्ष्य मिले हैं और चार्जशीट में आईपीसी की धारा 35 से 302, 301, 201 समेत 120 और अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत चार्ज लगाए गए हैं। मामले पर अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अंकिता मर्डर केस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 500 पन्नों की चार्जशीट अब एसआईटी ने दाखिल कर दी है। चार्जशीट में 100 गवाहों के नाम शामिल है। 12 दिसंबर को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। अंकिता हत्याकांड केस में 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इसमें 100 गवाहों के नाम और 30 से ज्यादा दस्तावेज के शख्स इसमें शामिल हैं। चार्जशीट में आईपीसी की धारा 35 से 302, 301 और 201 समेत 120 और अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत चार्ज लगाए गए हैं। मामले पर अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। ये मामला आपको पहले बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए क्या था। 18 सितंबर को पौड़ी में अंकिता की हत्या हुई थी। रिजॉर्ट मालिक ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 24 सितंबर को नहर में अंकिता का शव मिला था। रिजॉर्ट मालिक पुलिस जो थी वो लगातार इसके खिलाफ जांच कर रही थी। पुलकित आर्या रिजॉर्ट का मालिक था जिस पर हत्या का आरोप लगा। हत्या में पुलकित समेत 3 लोगों पर आरोप लगा है। पुलिस ने 22 सितंबर को आपको बता दें कि तीनों को गिरफ्तार कर लिया था। बीजेपी नेता का बेटा है पुलकित आर्या। 8 सितंबर को गुमशुदा होने की तहरीर दी गई। 18 सितंबर की रात रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्या ने राजस्व पुलिस चौकी में अंकिता के गुमशुदा होने की तहरीर दी। करीब 3 दिन तक मामले को टालने के बाद शासन के निर्देश पर मामले को रेगुलर पुलिस के हवाले फिर किया गया। पुलिस ने पुलकित आर्या, मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित से सख्ती से पूछताछ की तो पूछताछ में पता चला कि पुलकित और अंकिता के बीच झगड़ा हुआ था और ऋषिकेश से लौटते समय अंकिता और पुलकित के बीच नहर किनारे विवाद बढ़ गया। इस दौरान पुलकित ने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। पुलिस ने इस मामले में 22 सितंबर को आपको बता दें कि पुलकित और अंकिता और सौरभ को गिरफ्तार किया। और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर है, 8 आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है। अधिकारियों को पे मैट्रिक्स लेवल 14 का लाभ मिला है। 2007 बैच के 8 आईएएस को प्रमोशन का लाभ मिला। दीपक रावत, वी शर्मुगम, राजेश कुमार का प्रमोशन हुआ है। नीरज खैरवाल, विनय शंकर पांडे की पदोन्नति हुई है। सुरेंद्र नारायण पांडे का भी प्रमोशन हुआ है। विनोद कुमार सुमन को पदोन्नति का लाभ मिला है। बड़ी खबर आपको बता रही है, इन 8 आईएएस अधिकारियों को प्रमोट किया गया है। उसी से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, 8 आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन हुआ, उनको पदोन्नत किया गया। सीएम की अध्यक्षता में आज एक अहम बैठक हुई। हेल्पलाइन नंबर 1905 पर समीक्षा बैठक की गई। सीएम ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। शिकायतों के निवारण में अगर सुस्त रवैया है तो उसको लेकर सीएम की नाराजगी भी आज जाहिर हुई है। हेल्पलाइन को सही से संचालित करने के सख्त निर्देश सीएम ने दिए। सीएम ने अलग अलग अधिकारियों से जानकारी ली। बैठक में मुख्य सचिव डीजीपी अशोक कुमार शामिल हुए। खास मीटिंग में प्रमुख वन संरक्षक भी शामिल हुए थे। सीएम ने शिकायतों के निस्तारण पर फीडबैक लिया। देहरादून में सीएम धामी की अध्यक्षता में अहम बैठक का आयोजन हुआ था जिसमें हेल्पलाइन नंबर 1905 की समीक्षा की गई। इस खास मीटिंग में मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू, डीजीपी अशोक कुमार, वन संरक्षक समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में सीएम ने अधिकारियों से शिकायत के निस्तारण पर फीडबैक लिया। इस दौरान शिकायतों के निस्तारण से असंतुष्ट सीएम धामी ने अधिकारियों को फटकार लगाई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ सीधे लाइव कनेक्ट हो गए हैं, ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। सुरेंद्र, आज हेल्पलाइन नंबर 105 पर समीक्षा बैठक हुई, क्या वो खामियां थी जिसको लेकर उनको दुरुस्त करने को लेकर अब निर्देश दिए गए हैं? देखिए, बिल्कुल सीएम हेल्पलाइन 1905 यानी 1905 को लेकर आज समीक्षा बैठक थी। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक ली, करीब 2 घंटे की समीक्षा बैठक थी जिसमें तमाम चीजों पर चर्चा हुई। इसमें प्रमुख तौर पे जो विभाग हैं जिनसे आम जनता को दिक्कतें होती हैं, समस्याएं होती हैं, उनके बहुत ज्यादा प्रश्न जुड़े रहते हैं, उन तमाम विभागों को बुलाया गया था। पुलिस हो, स्वास्थ्य हो, इसके अलावा बिजली हो, पानी हो,
फॉरेस्ट हो, ये तमाम डिपार्टमेंट इस बैठक में शामिल थे। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों से फीडबैक लिया और ये भी देखा कि किन विभागों की शिकायतें ज्यादा हैं, चाहे बिजली हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे चिकित्सा का मामला हो, चाहे पुलिस का मामला हो। ये ऐसे विभाग हैं जिनकी सबसे ज्यादा शिकायतें आती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा लोग काम कराने के लिए पहुंचते हैं और कई बार वो नहीं होते हैं और इसीलिए वो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करते हैं। और मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों को इस पर निर्देश भी दिए और कुछ अधिकारियों को बहुत सख्त लहजे में सीएम ने कहा है कि आखिरकार अधिकारियों के पास क्या डेटा है, किस तरह की शिकायतें आ रही हैं, क्या कुछ उसमें किया जा रहा है और अगर लोगों की शिकायतें हैं तो उनका निवारण आप कितने दिनों में करते हैं। ये सारा फीडबैक लिया गया और तमाम जो आला अधिकारी हैं, चाहे मुख्य सचिव हों, चाहे डीजीपी हों, चाहे अन्य विभागों के सचिव हों, सभी लोग इस बैठक में मौजूद थे और बैठक में यही कहा गया है कि जो सीएम हेल्पलाइन है उसे आप गंभीरता से लें। अगर शिकायतें आ रही हैं तो उसका निवारण समय पर होना चाहिए। पूजा, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका इन तमाम जानकारी के लिए। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1095 को लेकर ये आज समीक्षा बैठक हुई थी, जिसको लेकर जहां खामियां पाई गई वहां पर सीएम धामी ने सख्त रुख भी अख्तियार किया है। उन्होंने नाराजगी भी व्यक्त की और लोगों की समस्याओं का निवारण जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित अटल निर्मल नगर पुरस्कार समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि मेरी ओर से निर्मल पुरस्कार के लिए चयनित जनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होकर पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। सम्मान पर्यावरण मित्र, अधिकारी और जनता की ही देन है। निर्मल पुरस्कार के लिए चयनित हुए नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के सभी कर्मठ अधिकारियों, कर्मचारियों एवं प्रतिनिधियों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत गौरव की बात है। यह सम्मान हमारे सभी जो कर्मठ पर्यावरण मित्र हैं, मेहनती कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं और प्रदेश की जो हमारी जागरूक महान जनता है उसकी ही देन है। जो ऐसे देश जिन्होंने आज पर्यटन के क्षेत्र में पूरी दुनिया के अंदर एक मुकाम हासिल किया है, एक स्थान प्राप्त किया है, उस सारे के सारे स्वच्छता को लेकर आगे बढ़े हैं। देहरादून में डब्ल्यूएफपी की उत्तराखंड खाद्य विभाग के साथ बैठक हुई, जिसमें मंत्री रेखा आर्या ने शिरकत की। इस दौरान मंत्री रेखा आर्या ने कई अहम बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि डब्ल्यूएफपी के जरिए हमेशा ये कोशिश होती है कि कोई व्यक्ति भूखा न रहे। इसके लिए डब्ल्यूएफपी की तरफ से खाद्य आपूर्ति की जाती। सुनिए। तो रेखा आर्या ने जो कहा है, मंत्री रेखा आर्या ने, वो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो पहल की जाती है, जो काम किया जाते हैं, वो इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। देहरादून में ये डब्ल्यूएफपी के उत्तराखंड खाद्य विभाग के साथ बैठक हुई थी, जिसमें मंत्री रेखा आर्या शिरकत करती नजर आई और उस दौरान मंत्री रेखा आर्या ने कई अहम बातें की। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएफपी के जरिए हमेशा ये कोशिश रहती है कि कोई व्यक्ति भूखा न रहे। एक फूड ग्रेन एटीएम भी यहाँ पर लगा है और वह भी अभी तक बदस्तूर संचालित अवस्था में है और मैं मानती हूँ कि इसकी भी आने वाले समय में केवल मात्र एक फूड ग्रेन एटीएम है। इसको जो है बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त जो जीपीएस सिस्टम के बारे में भी यहाँ पे प्रेजेंटेशन आया। डब्ल्यूएफपी की खाद्य से जुड़े मसलों पर भी यहां पर चर्चा हुई है। मंत्री रेखा आर्या इस मीटिंग में शामिल हुई थी और उसी दौरान की तस्वीर। उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त हुए 228 कर्मचारी विधानसभा के सामने उन्होंने आज प्रदर्शन किया। विधानसभा से हटाए गए कर्मचारियों का कहना यह है कि जब जांच समिति ने 2001 से 2021 तक सभी भर्तियों को एक तरह से बताया था और असंवैधानिक बताया था, तो फिर स्पीकर ने कार्यवाही केवल 2016 और 21 के कर्मचारियों पर ही क्यों की, सब पर क्यों नहीं की। विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों का कहना यह है कि 7 साल की सर्विस करने के बाद अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उनका परिवार जमीन पर आ चुका है। सभी परिवारों पर आर्थिक संकट है। कैसे वो अपना घर चलाएंगे, ये उन्होंने सवाल किया है। जवाब सरकार से मांगा है।
उत्तराखंड विधानसभा से 228 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था। तमाम कर्मचारी इस वक्त विधानसभा के सामने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देखिए, इनके पास इस तरह के चार्ट हैं जिसमें उन्होंने स्पीकर को दिखाया है और ये कहा है कि स्पीकर का जो न्याय है वो अधूरा है। 2016 से 2022 तक की कार्रवाई हुई, यानी 16 में जो भर्ती हुए और 2021 में जो भर्ती हुए उन लोगों को बाहर कर दिया गया। लेकिन उसी प्रोसेस से 2001 से लेकर 2015 तक जो लोग भर्ती हुए वो कुर्सियों में काबिज हैं, क्योंकि डीके कोटिया समिति जो 3 सदस्यों की जांच समिति थी उसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि 2001 से लेकर आज तक तमाम जो भर्तियां हुई वो एक प्रोसेस से हुई, यानी इल्लीगल थी, अवैध थी और नेपोटिज्म से ग्रसित थी। और ये भी कहा कि इनमें नियमों का पालन नहीं हुआ। और यही जो पूरी रिपोर्ट है ये विधानसभा के लॉयर ने कोर्ट में काउंटर के तौर पे भी शामिल की थी, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई हुई वो 2016 और 21 पर हुई। अब इन कर्मचारियों का ये कहना है कि अगर 2001 से लेकर 15 तक की तमाम भर्तियां गलत थी तो फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। 2 साल में जो परमानेंट हो जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन 6 साल 7 साल से सर्विस करने वाले लोग तमाम बाहर हो जाते हैं। और इसी को लेकर ये तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि अधूरा न्याय है। अगर न्याय पूरा होना है तो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो या फिर इनको भी दोबारा कंसीडर किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र रसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। दिल्ली देहरादून हाईवे ग्रीन कॉरिडोर निर्माण में तेजी अब आ गई है। दिल्ली के अक्षरधाम से सीधे देहरादून मिलेगा यह हाईवे। महज 3 घंटे में दिल्ली से मसूरी का सफर होगा। दिल्ली से देहरादून जाने में 2.5 घंटे ही सिर्फ लगेंगे। दिल्ली देहरादून हाईवे ग्रीन कॉरिडोर के साथ बनकर तैयार हो गया है। दिल्ली के अक्षरधाम से यह हाईवे सीधे देहरादून जाकर मिलेगा, जिससे आपको देहरादून के लिए मेरठ, हरिद्वार या फिर ऋषिकेश का रूट लेने की जरूरत नहीं होगी। आपको बता दें कि इस हाईवे पर 12 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है, जो एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। 4 सेक्शन में बन रहा खास हाईवे 2024 में शुरू हो जाएगा। तो एक ग्रीन फील्ड कॉरिडोर हम बना रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अगले 2024 तक हम इसको पूर्ण कर लेंगे। ग्रीन फील्ड की हमको जरूरत इसलिए यहाँ पर पड़ी क्योंकि जो पुराना अलाइनमेंट है उस पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो चुका है। ये हमारे लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैकेज है जिसमें कि हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए काफी नया एक कॉन्सेप्ट लिया और हम लोगों ने करीब 12 किलोमीटर का एक एलिवेटेड सेक्शन भी हम गणेशपुर से देहरादून के बीच में बना रहे हैं, जो कि 6 लेन होगा और इससे जो भी वाइल्ड लाइफ है वहां पे उससे डिस्टर्ब नहीं होगी। हर खबर देहरादून से है, जहां पर कृषि मंत्री गणेश जोशी का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और किसान वहां पर मौजूद रहे। बता दें कि जोशी राज्य कृषि विपणन बोर्ड के राष्ट्रीय परिषद के चेयरमैन बनाए गए हैं। उनके नियुक्त होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और मेरा संकल्प है कि 2023 को मोदी जी ने मिलेट मिशन घोषित किया है। हम मिलेट्स के उत्पाद को बढ़ावा देंगे, मिलेट्स का सही दाम किसानों को मिले, उस संकल्प को हम पूरा करेंगे। और जो किसानों की आय दुगनी करने का मोदी जी का जो संकल्प है उसको हम पूरा करेंगे। हम जितनी मंडियां हैं उनको हाईटेक करेंगे, क्योंकि आज देखने में आता है कि आज गल्ला मंडी कहीं और है, सब्जी मंडी कहीं और है, फूलों की मंडी कहीं और है। हम एक ही रूफ के नीचे सारी मंडियों को लाएंगे। रुद्रपुर में बीजेपी विधायक शैला रानी रावत ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। कहा है कि यहां लापरवाह अधिकारियों को भेजा जा रहा है, जबकि अच्छे अधिकारियों को मैदान में भेजा जा रहा है। शैला रानी ने मंत्री सतपाल महाराज के विभाग पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने ये तक कह डाला कि वो अपनी मांगों के लिए मंत्री क्या, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक लड़ सकती है। शिकायत मेरी ये थी कि जिनको पनिशमेंट दिया जाता है उनको यहाँ से अच्छे अधिकारी वहाँ। अभी एनएच का ही उदाहरण देख लीजिए आप। मैं तो बिल्कुल निर्भीक रूप से कह रही हूँ। पहले पीडब्ल्यूडी में अधिकारी दिया, उस अधिकारी को एनएच में कर दिया, एनएच में, और उसने अच्छा काम किया तो उसको जो है दूसरी जगह दे दिया। और यहाँ पे जो दंडित किया जाता है जिनको, ज्यादातर उनको भेजा जाता है।
महाराज जी अध्यात्म के प्रणेता हैं और काफी कुछ करना चाह रहे हैं और स्वाभाविक है मैं जन सेवक हूँ। मेरे क्षेत्र की अगर अवहेलना होगी तो कोई भी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय महाराज जी हैं, मेरा जो है उनसे नाराज होना स्वाभाविक है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में खनन के खिलाफ आज याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में प्रदेश में मशीनों से खनन पर रोक लगाई है और खनन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। खनन सचिव से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा, स्पष्टीकरण मांगा गया है। एक समान रॉयल्टी दरों को लेकर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। खनन सचिव को 12 जनवरी तक का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने खनन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की और कोर्ट ने उत्तराखंड में मशीनों से खनन पर रोक लगा दी है और खनन सचिव से मामले पर स्पष्टीकरण मांगा है। 12 जनवरी तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं। मामले पर अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी। जनहित याचिका में कहा गया कि प्रदेश में खनन की अनुमति नहीं है, बावजूद इसके भारी मशीनों के साथ खनन किया जा रहा है। और यहां पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।